जय श्री राधे, जय साई राम। आज हम लैब्रिन साइंस का ये 4th चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पुस्तकालय वर्गीकरण। अब पुस्तकालय वर्गीकरण की कुछ आवश्यकता हैं, कुछ उद्देश्य हैं और कुछ कार्य हैं। ठीक है, देखो वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। देखो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की जो उत्पत्ति है उसकी लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। पूछ लेता है अक्सर कि जो वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, अब ये किस शब्द से मिलकर बना है? एक क्लासिक से मिलकर बना है। किससे? क्लासिक से शब्द से मिलकर बना है। और इस शब्द का प्रयोग रोम के प्राचीन समय में संपत्ति एवं महत्व के आधार पर पृथक में भाग में बांटने के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्गीकरण की बात करूंगा, क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। जो ये क्लासिफिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और किस शब्द से मिलकर बना है? ये क्लासिस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो क्लासिफिकेशन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। क्योंकि कभी कभी लैटिन भाषा का है या अंग्रेजी भाषा का है या फिर और किस भाषा का शब्द है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है। तो हमको कभी कभी ये जो एक नॉर्मल सी जो बात है या नॉर्मल सा जो शब्द है वो याद नहीं रहता है कभी कभी एग्जाम में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो क्लासिफिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो एक आए शेयर्स महोदय। कौन आए? अपने एक शेयर्स महोदय आए भैया, ये शेयर्स महोदय आए। तो इन्होंने क्या किया? देखो, वर्गीकरण के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो देखो। इन्होंने कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानने, उनके वर्ग बनाने तथा वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करने की एक मानसिक क्रिया है। शेयर्स महोदय ने क्या कहा है? जो अपना वर्गीकरण है ना भाई साहब, ये जो वर्गीकरण है ये क्या है? वर्गीकरण क्या है कि वस्तुओं को समानता, एक तो जो वस्तुएं होती हैं उनको समानता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना है, वस्तुओं को समानता प्रदान करना, वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानना, वस्तुओं की विशेषता पहचानना, विशेषता पहचानना, और भाई साहब उनके वर्ग बनाना। एक तो वर्ग बनाना और वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करना, और इस वर्ग को एक क्रम में व्यवस्थित करना, ये कौन कह रहा है? ये शेयर्स महोदय कह रहा है। तो शेयर्स महोदय जी क्या कह रहे हैं कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की परिभाषा इन्होंने क्या की है कि वस्तुओं, सबसे पहले क्या होता है कि वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानना, उनके वर्ग बनाने और वर्गों को क्रम में व्यवस्थित करना। ये कौन कह रहा है? ये शेयर्स महोदय कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखो मार्गेट ने, अब देखो मार्गेट ने क्या कहा है ना? मार्गेट ने क्या कहा है वर्गीकरण के बारे में? मार्गेट ने क्या कहा है? तो मार्गेट के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो कौन सी है? देखो, वस्तुओं को समानता, जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या करना है? समानता प्रदान करना। ठीक है, हम वस्तुओं को समानता प्रदान कर सकते हैं और
के आधार पर, वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण। तो मार्केट कह रहा है कि वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण है। ये मार्केट ने कहा है। अच्छा देखो भैया, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसी गुण के कारण प्राकृतिक वस्तुओं को रंग, रूप, आकार के आधार पर अलग अलग समूह में रखकर अलग अलग करने का प्रयास किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के पुस्तकों को ढूंढ निकालना या समूह में रखना मुश्किल है। ठीक है, चलो। अच्छा, डॉक्टर रंगनाथन ने वर्गीकरण के बारे में क्या कहा? डॉक्टर रंगनाथन ने वर्गीकरण के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पुस्तकों के विशिष्ट विषय के नाम को, पुस्तकों के विशिष्ट विषयों के नाम को, किसको? एक नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। किसमें? एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, तो डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि पुस्तकों के जो विशिष्ट विषय होते हैं, उन विशिष्ट विषय के जो नाम है उनको एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही क्या है, वर्गीकरण है। ये डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है। तो ध्यान रखना है आपको कि सीयर्स महोदय ने क्या कहा है वर्गीकरण के बारे में, मार्केट ने क्या कहा है वर्गीकरण के बारे में, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण के बारे में क्या कहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पुस्तकों के विशिष्ट विषयों के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना क्या है, वर्गीकरण है, और ये किसने कहा था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, या सीयर्स महोदय ने, या मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखनी नहीं है। वर्गीकरण किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस शब्द से मिलकर बना है? क्लासिक से मिलकर बना है। फिर वर्गीकरण की जो परिभाषा दी गई है कि किस किस विद्वान ने दी गई हैं, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि वर्गीकरण की परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है या नहीं दी गई है। तो जो दी गई थी परिभाषा वो सीयर्स महोदय ने, मार्केट ने और डॉक्टर रंगनाथन ने। ठीक है, कहीं मेलविल डेवी भी आ जाए उसमें, ऑप्शन में मेलविल डेवी भी आ सकता है, तो आपको मेलविल डेवी हटाना। तीन को तो आपको पता ही है, इन तीनों ने ही इसकी परिभाषा दी गई। ठीक है, चलो आगे देखो। सीए कटर आए। सीए कटर ने क्या कहा है? देखो कौन आए? एक सीए कटर आए। इन्होंने वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण की जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? पुस्तकालय वर्गीकरण अपरिवर्तित अथवा समान विषयों पर रचित पुस्तकों को एकत्रित करने का कार्य है। पुस्तकालय जो वर्गीकरण है ना, क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण जो है वो क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण अपरिवर्तित समान विषयों पर रचित पुस्तकों को एकत्रित करने का एक कार्य है। तो ये कहा है सीएस कटर ने। तो सीएस महोदय ने क्या कहा था, मार्केट ने क्या कहा था, डॉक्टर रंगनाथन ने, और इधर सीए कटर हो रहा है। चार विद्वान हो गए। वैसे सीएस महोदय ने क्या कहा है? पुस्तकों को शेल्फों पर सही क्रम में व्यवस्थित करना ही की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। मतलब शेल्फों पर सही क्रम, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वस्तुओं की विशेषता, उनके वर्ग बनाना, वर्गों को क्रम में व्यवस्थित करना, वही परिभाषा दी है सीएस महोदय ने। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि पुस्तकालय की जो आवश्यकता है और महत्व है वो कौन कौन से हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 5-10 मिनट का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ी चीज़ें ये ध्यान रखनी है। पेन कॉपी तो साथ में लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। क्लासिक सीएस महोदय वर्गीकरण वस्तुओं की विशेषता और वर्गों को क्रम में व्यवस्थित करना, मार्केट के अनुसार वस्तुओं को समानता भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना,
डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकों के विषयों के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। सीए कटर के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण एक अपरिवर्तित समान विषयों को व्यवस्थित करना। ठीक है, देखो पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और महत्व है। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता महत्व क्या है? देखो पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और महत्व कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला है पुस्तकों की असीमित संख्या। पुस्तकों की असीमित संख्या, ठीक है। देखो पुस्तकों की असीमित संख्या का मतलब क्या है कि वर्तमान युग में पुस्तकों की संख्या छोटे से छोटे पुस्तकालय में भी हजारों में है। ठीक है भैया, और इसमें रोज वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में इसको सही क्रम में व्यवस्थित करने और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उस तक पहुँच के लिए वर्गीकरण ही एकमात्र विकल्प है। अतः पुस्तकों की असीमित संख्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई, बहुत सारी पुस्तकें हो चुकी हैं, बहुत प्रकार की पुस्तकें बढ़ चुकी हैं, तो उनको पुस्तकों के असीमित संख्या के लिए हम क्या करते हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से प्रकार की आपकी पुस्तक है, कौन कौन से प्रकार से आपकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो ये पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और महत्व की है। तो सबसे पहले पुस्तकों की असीमित संख्या पर रोक लगाई जाए। ठीक है, दूसरा देखो विषयों की जटिलता। विषयों की जटिलता, ठीक है। वर्तमान में समय में नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। इसमें कई ऐसे विषय हैं जो किसी मौलिक विषय से टूटकर बनते हैं, या कई विषय दो मौलिक विषय या उसके आइसोलेट से मिलकर बनते हैं। ऐसे में विषयों की जटिलता बढ़ती जा रही है और विषय को संबंधित विषय के साथ एक सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो विषयों की जटिलता होनी चाहिए। तीसरा है भाई साहब, पुस्तकों के उद्देश्य पूर्ति के लिए, पुस्तकों के उद्देश्य पूर्ति के लिए कैसे देखो। अब पुस्तकों के उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? वर्गीकरण से ही हो सकती है। तो पुस्तकालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्रियों का व्यवस्थापन करना जरूरी है। पाठकों की सेवा प्रदान करने हेतु वर्गीकरण आवश्यक है, क्योंकि इसमें बिना न तो पुस्तकों को व्यवस्थित किया जा सकता है और न तो इसको समुचित उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चौथी आवश्यकता देखो इसकी, वो है पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए। पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए। अब वृद्धि के लिए कैसे देखो, पुस्तकालय का उद्देश्य पुस्तकों के संग्रह पाठकों के उपयोग हेतु करना है और पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के उपयोग के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण द्वारा ही पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच सकता है। अतः पुस्तक उपयोग में वर्गीकरण सहायक है। ठीक है भैया, पांचवा जो इसका आवश्यकता है वो कौन सी है, वो है सहायक क्रम में विन्यास हेतु। क्या है? एक सहायक क्रम में विन्यास हेतु। सहायक क्रम में विन्यास हेतु कैसे कि पुस्तक को सहायक क्रम में संबंधित पुस्तक के पास स्थान देने हेतु वर्गीकरण आवश्यक है। रंगनाथन ने इससे सहायक क्रम के बारे में कहा है, याद रखना, सहायक क्रम के बारे में किसने कहा है? रंगनाथन ने कहा है। और क्या कहा है रंगनाथन ने? देखो कि पुस्तकों को सहायक क्रम में विन्यासित करने वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है ताकि पाठकों को सभी संबंधित पुस्तक एक जगह पर मिल जाए, मतलब स्थान के सहायक क्रम जरूरी है। अच्छा, छठवां देखो, समय की बचत करना। समय की बचत करना कैसे? देखो, आज के समय में पाठक के पास समय का अभाव रहता है, अतः पाठक संबंधित पुस्तक तक कम से कम समय में पहुंचना चाहता है।
और इसके लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण के अभाव में पाठकों को पुस्तक तक पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। तो ये पुस्तक की जो आवश्यकता हमने पढ़ी कि पुस्तकों की ऐसी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए वर्गीकरण करना जरूरी है। विषयों की जटिलता काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा विषय हो गई हैं, उनको छांटना या फिर अलग अलग करना पुस्तकालय वर्गीकरण आवश्यक है। पुस्तकों के उपयोग में जो वृद्धि है, अच्छा पुस्तकों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सही क्रम विन्यास के लिए, रंगाता ने क्या कहा है इसके बारे में, तो समय की बचत करना, तो ये सारी क्या है पुस्तकालय की एक आवश्यकता और महत्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अब उद्देश्य और कार्य क्या है। ठीक है, पुस्तकालय के जो उद्देश्य और कार्य हैं। ओके, देखो पुस्तकालय की आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तभी तो हम उस वस्तु का मोल होता है। तो उसी प्रकार वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पुस्तकों की संख्या ज़्यादा हो गई है, विषयों की बहुत सारे प्रकार की विषय हो गई हैं। ठीक है, पुस्तकों की जो उद्देश्य पूर्ति के लिए, पुस्तकों का उद्देश्य क्या है भाई, पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए, साहित्य क्रम के विन्यास के लिए और समय की बचत के लिए, तो इसलिए इनकी आवश्यकता हो गई है। अब उद्देश्य देखो, वास्तव में उद्देश्य है क्या है। देखो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हम यदि कोई उद्देश्य पाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार पा सकते हैं, तो ऐसे ही इनका जो उद्देश्य है और कार्य है पुस्तकालय वर्गीकरण का, वो क्या है। लेकिन भाई किसी का कुछ पर्पस तो होता है, कोई कारण तो होता है, हम पुस्तकालय वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिए पुस्तकालय वर्गीकरण क्या काम आएगा, तो उसका उद्देश्य क्या है पुस्तकालय वर्गीकरण का, ये देखते हैं, आपको बता देते हैं। ज़्यादा तो है नहीं, पुस्तकालय वर्गीकरण का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, इनको एक क्रम में, पुस्तकों को क्रम में व्यवस्थित करना, पुस्तकों को क्रम में व्यवस्थित करना क्या है पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। भाई जब तक हम पुस्तकों को क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते तब तक पुस्तकालय वर्गीकरण भी नहीं हो सकता। भाई कोई भी चीज़ यदि क्रम में नहीं होगी तो हम कैसे उस चीज़ को पहचान सकते हैं, बताओ। ठीक है भाई, हम पहचान कैसे कर सकते हैं बताओ। जैसे मैं 10 वर्ष का हूँ, मुझसे ऊपर 12 वर्ष है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ऐसे ही क्रम में यदि हम पुस्तकों को क्रम में व्यवस्थित करेंगे, वही उसका उद्देश्य है। उससे क्या पता चलेगा कि पुस्तक है किस क्रम में रखी गई है, वो किस क्रम की पुस्तक है। ठीक है, देखो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों को साहित्य क्रम में विन्यासित करना। पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य तथा कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण करना। देखो जो पुस्तकों का विस्तार हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है पुस्तकालय वर्गीकरण का, कि पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण करना है, विस्तार पर नियंत्रण करना। जितना हो सके पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। अब नियंत्रण कैसे होगा, देखो पुस्तकालय में पुस्तकों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करना वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य कार्य है। जिस पुस्तकालय में पुस्तक काफी मात्रा में है वह उचित वर्गीकरण के अभाव में इस पर नियंत्रण करना कठिन है। पुस्तकालय द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वर्गीकरण पद्धति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये पहला है। अगला देखो साहित्य क्रम में व्यवस्थित करना। साहित्य क्रम में व्यवस्थित करना, पुस्तकालयों में पुस्तकों को साहित्य में व्यवस्थित करना पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य है। वर्गीकरण द्वारा पुस्तकों को उचित स्थान पर सजाया जाता है, साथ ही सभी संबंधित विषयों को एक साथ रखा जा सकता है, जिससे पाठकों को अपने उपयोग हेतु सभी पुस्तकों एक स्थान पर मिल जाती है। पुस्तकों को उचित स्थान पर रखना। तीसरा इसका जो उद्देश्य है वो है पुस्तकों को उचित स्थान पर रखना। पुस्तकों को
उचित स्थान पर रखना। ठीक है, अब उचित स्थान पर हम कैसे रख सकते हैं? देखो, पाठक पुस्तक तक समय पर तभी पहुंच सकता है जब वह सही स्थान पर रखा गया हो। याद रखना भाई, पुस्तक तक पाठक कैसे पहुंचेगा? भाई पुस्तक तक जब पाठक को ये पता होगा कि भाई साहब पुस्तक वहाँ रखी हुई है, तभी तो वो उस स्थान पर पहुंच सकता है। तो उसी अनुसार पाठक पुस्तक तक समय पर तभी पहुंच सकता है जब वह सही स्थान पर रखा गया हो, और इस उद्देश्य की पूर्ति पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा संभव है। वर्गीकरण द्वारा सभी पुस्तकों को एक वर्ग संख्या प्रदान किया जाता है और उसी वर्ग संख्या के आधार पर उसको निश्चित स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अगला जो इसका उद्देश्य है पुस्तकालय वर्गीकरण का, वो है कि पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना। पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना, मतलब पाठक को एक वांछित पुस्तक उपलब्ध कराने का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? पाठक क्या है? हम हैं पाठक, पढ़ने वाले कौन है? पाठक ही तो है। तो वर्गीकरण द्वारा सभी पुस्तकों को एक वर्ग संख्या प्रदान किया जाता है और उसी वर्ग संख्या के आधार पर उसको एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। और जब पाठकों को किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है तो पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा पाठक को उसकी वांछित पुस्तक तक पहुंचाया जाता है, और वर्गीकरण के अभाव में पाठकों को एक वांछित पुस्तकों तक पहुंचना लगभग असंभव कार्य है। देखो, पाठक को एक वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना किससे उपलब्ध करा सकते हैं? बताओ, किससे उपलब्ध करा सकते हैं? एक वर्ग संख्या होती है। क्या होती है? इस वर्ग संख्या से पाठक को हम एक वांछित पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध हम किससे करा सकते हैं? तो एक वर्ग संख्या से करा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले देखो, पुस्तक चयन में सहायता। पांचवा क्या है? एक पुस्तक चयन में सहायता। तो देखो, पुस्तक चयन में सहायता कैसे करा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। कैसे? देखो, पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा न केवल पाठक को पुस्तक चयन में सहायता पहुंचाया जाता है, बल्कि उसकी आवश्यकता से संबंधित सभी पुस्तकों को एक जगह व्यवस्थित कर अन्य पुस्तकों तक भी पहुंचाया जाता है। मतलब पुस्तक का हम चयन कैसे कर सकते हैं? बताओ भाई, किसी पुस्तक का चयन हम कैसे कर सकते हैं? तो ये पुस्तकालय वर्गीकरण के आधार पर तो कर सकते हैं। कैसे? कि वर्गीकरण द्वारा व्यवस्थित पुस्तकों में एक विषय से संबंधित अनेक पुस्तक एक जगह पर मिल जाते हैं। जितने भी विषय होंगे उससे संबंधित सारे विषय एक जगह पर मिल जाते हैं, अतः पुस्तक चयन में आसानी हो जाती है। अगला देखो, पुस्तकालय उद्देश्य, पुस्तकालय वर्गीकरण का जो उद्देश्य है अगला, वो कौन सा है? वो है सूची निर्माण में सहायक। छठवां कौन सा है? सूची निर्माण में सहायक। सूची निर्माण में सहायक। ठीक है, देखो, वर्गीकरण द्वारा सभी पुस्तकों को एक वर्ग संख्या प्रदान की जाती है। तो वर्ग संख्या तो हमको पता ही है, यहाँ भी वर्ग संख्या की पाठक को खूब पुस्तक उपलब्ध कराना, और सूची के निर्माण में भी भैया वर्ग संख्या ही काम आती है। कैसे? देखो, वर्गीकरण द्वारा सभी पुस्तकों को एक वर्ग संख्या प्रदान किया जाता है और ये वर्ग संख्या पुस्तकालय सूची का एक हिस्सा होता है। इसके अभाव में पुस्तकालय सूची को पूर्ण नहीं माना जा सकता। CCC सूचीकरण पद्धति में सूची के शीर्षक में कॉल नंबर को, सूचीकरण पद्धति में सूची के शीर्षक में कॉल नंबर को स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम जो कैटालॉगी पढ़ेंगे या सूची पढ़ेंगे वहाँ इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए कि CCC सूचीकरण पद्धति में सूची के शीर्षक में कॉल नंबर स्थान दिया जाता है। साथ ही कई पुस्तकालय में जहाँ सूचियों को एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, को वर्ग संख्या के क्रम में ही सूचियों को व्यवस्थित किया जाता है। अगला देखो, समय की बचत करना। सातवां क्या है? एक समय की बचत करना। ठीक है, तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य पाठक को समय की रक्षा करना भी होता है। भाई
जब हमको समय पर पुस्तक मिलेगी नहीं तो उससे क्या फायदा, पुस्तक से क्या फायदा। ध्यान रखना है, समय की बचत करना भी एक, समय पर पुस्तक प्राप्त होना भी जरूरी है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य पाठक के समय की रक्षा करना भी होता है। पाठक का समय बहुमूल्य होता है और वह अपना समय पुस्तक को ढूंढने में बर्बाद नहीं करना चाहता है। अतः वर्गीकरण इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। पाठक संबंधित पुस्तक तक कम से कम समय में पहुंचना चाहता है और इसके लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण के अभाव में पाठक को पुस्तक तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। तो इस प्रकार से हमने पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य पढ़े, पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता पढ़ी। एक बार थोड़ा जान लेते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण करना जरूरी है, उनको साहित्य क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है, पुस्तकों को एक उचित स्थान पर रखना भी जरूरी है, पुस्तकों को एक वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना भी जरूरी है, पुस्तक का चयन करना भी जरूरी है और सूची का निर्माण भी करना जरूरी है और समय पर पुस्तक भी जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने पुस्तकालय वर्गीकरण की जितनी भी आवश्यकता थी, उद्देश्य थे, वो कंप्लीट किए। आज का ये चैप्टर है आपका पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और महत्व, उद्देश्य, ये कंप्लीट हुआ। और ठीक है भैया, देखो वर्गीकरण के तत्व और अंकन प्रणाली क्या है। सीधा सीधा सा है कि ऐसा रंगनाथन ने क्या कहा है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण है। ठीक है भैया, वर्ग संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। पुस्तकालय में पुस्तकों को एक निश्चित साहित्य क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकों को एक कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं। मतलब पुस्तकों को भाई अंक भी तो प्रदान किए जाते हैं कि कौन से नंबर की पुस्तक है, कौन से नंबर की पुस्तक नहीं है। ठीक है भैया, जिसके आधार पर पुस्तकों को साहित्य क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्तमान समय में कई वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रचलित हैं जिसके सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रमुख तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले हम अंकन के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में अंकन है क्या। किस बारे में पढ़ेंगे हम, एक अंकन के बारे में पढ़ सकते हैं। देखो अंकन क्या है, इसको बोलते हैं नोटेशन। अंकन को हमेशा एक नोटेशन अंकन को हम नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, देखो अंकन है क्या है। अंकन क्या है, एक चिन्ह या संकेत है। क्या है, एक चिन्ह होगा या फिर एक संकेत है जिसका प्रयोग खास प्रयोजन के लिए होता है। जहां तक पुस्तकालय विज्ञान में अंकन की बात है तो यह वर्गीकरण का आधार है। अंकन के अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं है। डॉक्टर रंगनाथन ने अंकन के बारे में क्या कहा है भैया, देखो इस अंकन के बारे में जो डॉक्टर रंगनाथन थे, इस डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा है अंकन के बारे में। इन्होंने कहा है कि वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि को अंकन भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्गीकरण है अपना, इस वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए, इसको एक वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। ठीक है, तो अंकन वर्गीकरण के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अंकन के बिना हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं क्या, कोई भी चिन्ह या संकेत है उसके बिना हम वर्गीकरण करना असंभव है क्या भाई। ये कोई संख्या है तो इस संख्या के बिना वर्गीकरण करना संभव है क्या, नहीं है भाई। संख्या तो जरूरी है, संख्या नहीं है तो वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो अगला है स्वरूप विभाजन। दूसरा है भाई साहब एक स्वरूप विभाजन है। स्वरूप विभाजन, इसको बोलते हैं फॉर्म डिवीजन।
इसको बोला जाता है फॉर्म डिवीजन, स्वरूप विभाजन। देखो जो अपना ज्ञान है ना, ज्ञान, उस ज्ञान को हम कहीं रूप में बांट सकते हैं। ठीक है भाई, ज्ञान को हम कई रूप में बांट सकते हैं। ज्ञान को हम कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम ज्ञान को पुस्तक में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ज्ञान को एक पत्रिका के रूप में भी हम बांट सकते हैं, ज्ञान को एक शब्द कोश के रूप में भी बांट सकते हैं। ठीक है, ज्ञान को एक विश्व कोश के रूप में भी बांट सकते हैं, ज्ञान को एक मैप या वर्तमान स्वरूप, सीडी रोम इत्यादि। ज्ञान को हम किसी भी रूप में बांट सकते हैं, याद रख लेना। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, इस ज्ञान को हम एक पुस्तक के रूप में भी बांट सकते हैं, एक पत्रिका के रूप में भी बांट सकते हैं, और एक शब्दकोश के रूप में भी बांट सकते हैं। ठीक है, एक विश्वकोश के रूप में भी बांट सकते हैं, इसके रूप में विश्वकोश के रूप में भी बांट सकते हैं। तो कई प्रकार से हम इस ज्ञान को बांट सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर कई जगह हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखो मैप के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना है, एक मैप के रूप में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे देखो। अतः पुस्तकों के वर्ग संख्या के निर्माण में स्वरूप विभाजन या फॉर्म डिवीजन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाई जब तक हम किसी भी रूप में ज्ञान को नहीं बांट सकते, तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ज्ञान उस पुस्तक में है, ये ज्ञान उस पत्रिका में है, ये ज्ञान उस शब्दकोश में है, ये ज्ञान उस विश्वकोश में है। ठीक है, ये ज्ञान उस मैप में है। तो स्वरूप विभाजन का प्रयोग डीडीसी के दूसरे संस्करण में शुरू किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। जो ये स्वरूप विभाजन है, फॉर्म डिवीजन है, इसका प्रयोग डीडीसी के इस संस्करण में किया गया है, इस दूसरे संस्करण में किया गया है। ठीक है, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। तो वर्गीकरण के सभी प्रचलित पद्धतियों में यह अपनाया गया है तथा इस स्वरूप विभाजन को उपविभाजन या कॉमन सब डिवीजन अथवा कॉमन आइसोलेट भी कहा गया है। लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, चलो अगला है एक सामान्य वर्ग। क्या है? एक सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग, अभी देखो ये सामान्य वर्ग क्या है, इसको बोलते हैं जनरल एरिया क्लासेज। जनरल एरिया एक क्लासेज। ठीक है, देखो सामान्य वर्ग है क्या। कई ऐसे पुस्तक होते हैं जिसे किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं वर्गीकृत किया जा सकता। मतलब कोई भी वर्ग के अंतर्गत कई पुस्तक ऐसी होती है जिनको हम वर्ग संख्या प्रदान नहीं कर सकते। कैसे? जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, बिब्लियोग्राफिक्स है, जर्नल्स है आदि। बल्कि ये सभी विषयों के साथ समान रूप से हो सकता है। अतः इसके लिए सामान्य वर्गों की रचना पुस्तकालय वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में की जाती है। आगे इसके बारे में और जानेंगे। चौथा है सूची इंडेक्स। अच्छा, सूची इंडेक्स क्या है? क्या है? एक सूची है और एक क्या है? इंडेक्स। अच्छा, हमने साधारण सी भाषा में कभी पढ़ा होगा कि सूची हम किसी भी जब भी हम कोई सामान लाते हैं तो उस सामान की सूची बनाते हैं। ठीक है, तो सूची में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे 1 नंबर पर क्या लिखा गया है, 2 नंबर पर क्या लिखा गया है, 3 नंबर पर क्या लिखा गया है, 4 नंबर पर क्या लिखा गया है। तो वही एक सूची होती है, इंडेक्स होता है। ठीक है, अब ये जैसे एक पुस्तक है या एक ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड पर हमने अंकन लिख दिया, अंकन के बाद स्वरूप विभाजन लिख दिया, स्वरूप विभाजन के बाद सामान्य वर्ग लिख दिया, और सामान्य वर्ग के बाद हमने सूची लिख दी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक सूची हमने बना दी पूरी कि इस चैप्टर में ये है। हमने बोल दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है या क्या क्या वस्तु है, या फिर कौन कौन से टॉपिक हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। सूची क्या है? किसी भी वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भाई सूची का तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ही। कोई पुस्तक है तो पुस्तक में जब तक सूची नहीं है, किसी की सूची नहीं है अपने पास, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि इतनी ये पुस्तक है, इस सूची की ये पुस्तक है। ठीक है, चलो। तो जिसमें वर्गीकरण पद्धति की अनुसूची में उल्लेखित समस्त पदों को वर्णानुक्रम सूची प्रदान की जाती है। देखो हमेशा जो सूची होती है
इसमें सूची की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे सूची की बात नहीं कर रहा। जैसे हम किसी सामान की सूची बनाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो सूची हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। किससे? एक अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब समझ रहे हो, ABCD, इससे सूची बनाई जाती है हमेशा, याद रखना। उनके पदों को एक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो वर्गीकरण पद्धति के अंत में प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से वर्ग पद्धति का महत्वपूर्ण सहायक उपकरण होता है। ठीक है, सभी तरह के वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, जैसे DDC में रिलेटिव इंडेक्स, UDC में ऑक्सिलरी टेबल आदि। याद रख लेना है। यहाँ पूछ लिया जाता है कि जो इंडेक्स सूची है, DDC में किस सूची का प्रयोग किया गया है, DDC में किस सूची का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना है, यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि DDC में रिलेटिव इंडेक्स का, रिलेटिव इंडेक्स या रिलेटिव सूची का प्रयोग किया जाता है DDC में। अच्छा, UDC में किस सूची का प्रयोग किया जाता है? UDC में किस सूची का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, ऑक्सिलरी टेबल। क्या है? ऑक्सिलरी टेबल। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि DDC में किस सूची का उपयोग किया जाता है, तो रिलेटिव इंडेक्स का, और UDC में किस सूची का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सिलरी टेबल का। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और देखो, सूची इंडेक्स प्राय दो तरह की होती है, हमेशा याद रख लेना। सूची कितने प्रकार की होती है? दो तरह की, एक विशिष्ट सूची होती है और एक सापेक्षिक सूची होती है। ठीक है, ये जो सूची होती है इसके प्रकार कितने हैं? दो प्रकार की होती है। एक प्रकार में तो होती है अपनी कौन सी? विशिष्ट सूची। कौन सी होती है? एक विशिष्ट सूची होती है और दूसरी होती है सापेक्षिक सूची। तो ये दो प्रकार की सूचियां होती हैं, हमेशा याद रखना है। एक विशिष्ट सूची होती है और एक कौन सी सूची होती है? एक सापेक्षिक सूची होती है। ठीक है, तो ये सूची के बारे में कुछ चीजें अब देखो। विशिष्ट सूची क्या है? तो विशिष्ट सूचियों में जो उल्लेखित पदों के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है, प्रविष्टि है ना, इसके साथ उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए होते हैं। ठीक है, परंतु विषयों के संबंध का उल्लेख नहीं होता। याद रख लेना है कि जो अपनी विशिष्ट सूची होती है इसमें पदों का उल्लेख तो दिया जाता है, पर्यायवाची शब्द का उल्लेख तो किसमें किया जाता है, लेकिन विषयों का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। किसमें? ये विशिष्ट सूची, इस विशिष्ट सूची। ठीक है, चलो। जबकि जो अपनी सापेक्षिक सूची होती है इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए गए होते हैं और उसके अन्य विषयों के साथ संबंधों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इस विशिष्ट सूची में हम पर्यायवाची शब्द का भी तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें विषयों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि इसमें हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे और विषयों का भी इसमें प्रयोग करेंगे। किसका? विषयों का। ये थोड़ा अंतर है, तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमने कि सूची क्या है, सूची कितने प्रकार की होती है, DDC में कौन सी सूची होती है, UDC में कौन सी सूची होती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आपके। ठीक है, अगला देखो, क्रमांक संख्या क्या है। ठीक है, देखो क्रमांक संख्या क्या है। क्रमांक संख्या पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को एक व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना। ठीक है, कोई पुस्तक है उसको एक व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना, ये याद रखना। कोई भी पुस्तक है तो इस पुस्तक को हमको एक व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना चाहिए। व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना जरूरी है। ठीक है, चलो। अतः पुस्तकालय में पुस्तकों को एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकों को कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं। कृत्रिम अंक की अंक प्रदान किए जाते हैं। ये कृत्रिम अंक ही पुस्तकों को व्यवस्थित प्रदान करते हैं और इन अंकों को एक क्रमांक संख्या कहा जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा है क्रमांक संख्या के बारे में?
याद रख लेना। डॉक्टर रंगनाथन ने इसके बारे में क्या कहा है? देखो, डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य तथा सूची में किसी प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कहते हैं। देखो, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा है इसके बारे में? डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि पुस्तकालय जो है, क्या है? पुस्तकालय जो है भैया भाई साहब, उसमें क्या होता है? एक प्रलेख होता है और यहाँ होता है अन्य प्रलेख के मध्य। एक प्रलेख अन्य प्रलेख के मध्य और एक प्रविष्टि अन्य प्रविष्टि के मध्य एक सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या। किसको? एक सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या क्या है? क्रमांक संख्या। ये डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है। तो याद रखना है, डॉक्टर रंगनाथन ने इस क्रमांक संख्या के बारे में क्या कहा है कि पुस्तकालय में एक प्रलेख अन्य प्रलेख के मध्य एक प्रविष्टि अन्य प्रविष्टि के मध्य जो सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली जो संख्या होती है वही क्रमांक संख्या होती है। ठीक है, चलिए, मतलब एक प्रलेख अन्य प्रलेख, एक प्रविष्टि अन्य प्रविष्टि, ठीक है, इनके बीच जो सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली एक संख्या होती है उसको क्रमांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्रमांक संख्या तीन प्रकार की होती है। क्रमांक संख्या कितने प्रकार की होती है? एक तीन प्रकार की होती है। देखो, पहली होगी एक वर्गांक। वर्गांक हमेशा क्लास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्लास नंबर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है वृद्धांक। हमेशा याद रख लेना उन चीजों को। वृद्धांक, बुक नंबर, आगे बहुत कम आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है भाई साहब, ध्यान रखना है। संग्रांक, अच्छा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संग्रांक को हम कलेक्शन नंबर बोलते हैं, कलेक्शन नंबर, और 101% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रमांक संख्या वाला। क्रमांक संख्या कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। एक वर्गांक है, एक वृद्धांक है, एक संग्रांक है। वर्गांक को हम क्लास नंबर बोलते हैं, वृद्धांक को हम बुक नंबर बोला जाता है और एक संग्रांक को एक कलेक्शन नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलो एक एक को लेते हैं। क्रमांक संख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो ये आगे देखो। सबसे पहले हम वर्गांक को लेते हैं। इसको इस वर्गांक को लेते हैं कि वर्गांक में क्या है, क्लास नंबर क्या है। देखो, एक वर्गीकरण पद्धति में किसी विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त एक सांकेतिक अंकनों को वर्गांक कहते हैं। ठीक है, माना कि एक वर्गीकरण पद्धति में किसी विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकनों को वर्गांक कहते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में जो अनुवाद हम लोग को करना है वो हम किससे कर सकते हैं? क्लास नंबर से कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पुस्तकालय में एक स्वीकृत वर्गीकृत पद्धति के अनुसार प्रत्येक पुस्तक में वर्णित विषय के लिए प्रयुक्त बोधांक को वर्गांक कहते हैं। अतः किसी पुस्तकों का वर्गीकरण करने के लिए एक निश्चित पद्धति के अनुसार उस पुस्तक में विशिष्ट विषय की वर्ग संख्या निश्चित की जाती है। ठीक है, मतलब कोई पुस्तक है तो पुस्तक की हम वर्ग संख्या निर्धारण कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्लास नंबर
क्लास नंबर को हमेशा एक वर्ग संख्या प्रदान करते हैं, यह क्लास नंबर को हमेशा वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्गांक के बारे में। अगर कोई भी नाम है, विषय का कोई भी नाम है, तो उसको एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना, वही वर्गांक का एक क्लास नंबर है, वर्ग संख्या के द्वारा उसको दर्शाना। ठीक है, अगला देखो गृह्णांक। अगला है गृह्णांक। इसलिए गृह्णांक क्या है, बुक नंबर क्या होता है। देखो बुक नंबर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि एक बुक नंबर लिखा होता है बुक के पीछे। कैसे, देखो कि पुस्तकालय में एक ही विषय से संबंधित कई पुस्तक एकत्रित हो जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि पुस्तकालय में कई जो सारे विषय होते हैं, मतलब एक ही विषय के कई सारे पुस्तक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही विषय से संबंधित कई पुस्तकें एकत्रित हो जाती हैं। जैसे कि मैथ की पुस्तक एकत्रित हो गई, जैसे साइंस की पुस्तक एकत्रित हो गई। तो ऐसे कई सारी पुस्तकें जो होती हैं एक ही सब्जेक्ट की, वो एकत्रित हो जाती हैं, तो उनके लिए हमको एक बुक नंबर प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। देखो जिनकी वर्ग संख्या समान होती है, वर्ग संख्या क्या होती है भाई साहब, समान होगी। याद रख लेना, जिस भी पुस्तक पर बुक नंबर लिखा होगा उनकी वर्ग संख्या समान होगी। वे पूछे कि किसी कोई भी गृह्णांक है, बुक नंबर है, एक चीज़ बता, इसका जो बुक नंबर है वो क्या है, या इसकी जो वर्ग संख्या है वो क्या है। जिस भी पुस्तक पर वर्ग संख्या लिखी होगी वहाँ पर बुक नंबर लिखा होगा। जिस भी पुस्तक पर बुक नंबर लिखा होगा वहाँ पर सारी पुस्तकों की एक ही विषय की पुस्तक हैं, तो उन सभी की वर्ग संख्या समान होगी। ठीक है, चलो। इस कारण पुस्तकों को सही क्रम में व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है, क्रम में व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है ना। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए बुक नंबर की व्यवस्था की गई है। गृह्णांक प्रदान करने के लिए पुस्तक की विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। पुस्तक की विशेषताओं में लेखक, उसका रूप, भाषा, प्रकाशन वर्ष, खंड आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने के अनुसार किसी पुस्तक का गृह्णांक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह होता है। गृह्णांक बुक नंबर क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है, हमेशा याद रख लेना। क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है जिसका प्रयोग उस विषय से संबंधित तथा समान वर्गों वाली पुस्तकों, भाई समान वर्ग की पुस्तक होती है, उनको अन्य पुस्तकों के मध्य सापेक्ष स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार गृह्णांक उस स्थान पर व्यक्तिगत प्रदान करता है जहाँ वर्ग संख्या व्यक्तिगत प्रदान करने में असमर्थ है। अतः किसी पुस्तक का गृह्णांक उसकी विशिष्ट विषय के अलावा उसकी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो बुक नंबर क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, और जहाँ पर बुक नंबर होगा वहाँ पर वर्ग संख्या सभी उन पुस्तकों की क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो ये होता है एक बुक नंबर, याद रख लेना। बुक नंबर क्या होता है भाई साहब, बुक नंबर क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह, आप तो इतना याद रख लेना। और जहाँ पर बुक नंबर होगा वहाँ पर क्या होगा, वर्ग संख्या वहाँ पर उन पुस्तकों की समान होगी। ठीक है, चलो अगला देखो, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। अगला देखो संग्रहांक या कलेक्शन। तीसरा क्या है, संग्रहांक या कलेक्शन क्या है। देखो कलेक्शन किसके लिए दिया जाता है, जैसे वर्गांक किस लिए दिया जाता है, बुक नंबर किस लिए दिया जाता है, और संग्रहांक किस लिए दिया जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई साहब ये बताओ कि जो बुक नंबर है वो किस लिए दिया जाता है। अच्छा ये बताओ जो वर्गांक है वो किस लिए दिया जाता है, और संग्रहांक है वो किस लिए दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर याद रखना है आपको। तो देखो संग्रहांक क्या है, कलेक्शन नंबर क्या है आपका, वो देखो। यह आवश्यक नहीं है कि पुस्तकों को वर्गांक के अनुसार ही उसी क्रम में व्यवस्थित की जाए। इसके मुख्य कारण कुछ पुस्तकों का सामान्य आकार से भिन्न होना, कुछ प्रलेखों की भौतिक स्वरूप माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, माइक्रो कार्ड के रूप में होना, एवं कुछ पुस्तकों को पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनका स्थान निर्धारण करना आदि हो सकता है।
देखो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक इकट्ठा करना, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि सामान्य आकार, कई कई पुस्तकों का क्या होता है, कई कई पुस्तकों का सामान्य आकार क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। तो कुछ प्रलेखों का भौतिक स्वरूप माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, माइक्रो कार्ड के रूप में होना एवं कुछ पुस्तकों को पाठक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसका स्थान निर्धारण करना आदि हो सकता है। अतः पुस्तकालय में इस प्रकार के संग्रह को संग्रह अंक प्रदान कर उनका स्थान निर्धारण किया जाता है। तो कलेक्शन होता है हमेशा स्थान निर्धारण के लिए। कलेक्शन नंबर किसके लिए होता है, स्थान के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्थान के लिए होता है, ठीक है। देखो वर्गांक जो होता है वो किसके लिए होता है, पुस्तक का जो नाम होता है ना, पुस्तक का नाम, इसको एक एक कृत्रिम आधार पर एक संख्या प्रदान करना। पुस्तक का जो नाम, कि पुस्तक का जो नाम है उसको एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। जबकि गीतांक किसके लिए होता है, बुक नंबर किसके लिए होता है, किसके लिए होता है बुक नंबर, वर्ग संख्या समान। जहाँ पर वर्ग संख्या समान है ना, तो इस वर्ग संख्या समान के लिए जो कई सारी जो पुस्तकें होती हैं एक ही विषय की इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनको अलग करने के लिए ही कृतांक बुक नंबर दिया जाता है। अच्छा, संग्राम कलेक्शन नंबर किसके लिए दिया जाता है, स्थान निर्धारण के लिए, कि जो बुक है वो कहाँ पर रखी गई है, ठीक है। देखो देखो अतः पुस्तकालय में इस प्रकार के संग्रह को संग्रह अंक प्रदान कर उनका स्थान निर्धारण किया जाता है। इस संग्रह अंक को संग्रांक कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथन ने संग्रांक के बारे में क्या कहा है, ध्यान रखना है। डॉक्टर रघुनाथन ने संग्रांक के बारे में, एक संग्रांक एक ऐसा प्रतीक है जिनका प्रयोग प्रलेख के गीतांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है। अर्थात संग्रांक के द्वारा पुस्तक संग्रह की जानकारी प्रदान होती, ठीक है। तो आप तो इतना याद रख लेना, जो आपका वर्गांक है, क्लास नंबर है, वो हमेशा पुस्तक का जो नाम होता है ना, उसको उसके लिए प्रदान किया जाता है। पुस्तक का जो नाम होता है, नाम के लिए। गीतांक हमेशा जो वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या सभी की समान होती है, तो उनको अलग अलग करने के लिए बुक नंबर दिया जाता है। कलेक्शन नंबर हमेशा स्थान निर्धारण के लिए दिया जाता है। तो बस ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, वर्गांक क्लियर, गीतांक क्लियर और संग्रांक क्लियर, ठीक है भैया। चल अब देखो अगला जो टॉपिक है आपका, अब देखो अगला टॉपिक, देखो संग्रांक में कलेक्शन नंबर में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। उन प्रतीक चिन्हों का मतलब क्या होता है वो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फटाफट देख लो। एक संग्रांक है, इस संग्रांक में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है। तो इन चिन्हों के बारे में समझा देता हूँ। जैसे देखो, आर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। बोलने से क्या होता है, आपका कम से कम 20-30% कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको PDF में इसको भेज सकता था, ठीक है। तो बोलने से आपको याद भी हो जाएगा। तो संग्रांक के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस होता है। डबल आर का मतलब क्या होता है, रेयर बुक होता है। क्या होता है, रेयर बुक होता है। टी का मतलब क्या होता है, थीसिस होता है। क्या होता है, थीसिस होता है। और TX का मतलब होता है टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट होता है। और जी का मतलब जो होता है वो होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है। और RP का मतलब क्या होता है भाई साहब, रिपोर्ट। क्या होता है, रिपोर्ट होता है। अच्छा, विभागीय पुस्तकालय के लिए रघुनाथन के कुछ सुझाव थे। देखो क्या सुझाव थे, जैसे ये हम कुछ जब CC पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। वैसे जान लो, ये प्रतीक चिन्ह नहीं है, इनको हमेशा क्या बोला जाता है, एक प्रतीक चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतीक चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संग्रांक में जो नंबर है, कलेक्शन जो नंबर है, इस आर का मतलब क्या होता है, डबल आर का मतलब क्या होता है,
टी का मतलब क्या होता है, टी एक्स का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस आर बी का मतलब क्या होता है। अब देखो विभागीय पुस्तकालय के लिए वही प्रतीक चिन्ह है, आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना। देखो बी का मतलब होता है मैथमेटिक, एक मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ। बी का मतलब क्या होता है मैथमेटिक। ये डी डी क्या होता है, शायद मेरे हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग है। डी डी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये याद रखना ही होगा आपको। एल का मतलब क्या होता है, डी का मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट है। आर का मतलब क्या होता है, आर टी का मतलब, आर डी का मतलब होता है भाई साहब फिलोसफी डिपार्टमेंट। क्या होता है, एक फिलोसफी डिपार्टमेंट है, फिलोसफी डिपार्टमेंट। और बाई डी का मतलब होता है सोशल डिपार्टमेंट। बाई डी का मतलब क्या होता है, एक सोशल डिपार्टमेंट होता है। और जेड डी का मतलब होता है लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये याद रखने हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, ये प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है संग्रह में से, ठीक है भैया। चलो कुछ असामान्य पुस्तकें हैं। असामान्य पुस्तक का मतलब होता है जैसे कि कुछ छोटे आकार की पुस्तक होती हैं, कुछ बड़े आकार की पुस्तक होती हैं, और कुछ असामान्य प्रकार की पुस्तक होती हैं, मतलब कुछ कटी फटी जो पुस्तक होती हैं ऐसे असमान पुस्तक होती हैं। तो असमान पुस्तकों लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कुछ अंडरलाइन होती है आपकी, है ना। देखो ये क्या होती है, अंडरलाइन, ठीक है। ये एक अंडरलाइन है, माना कि कोई ये शब्द है, मैंने ये शब्द लिख दिया और इसके पीछे क्या आती है, ये एक अंडरलाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये छोटे आकार की पुस्तक है, इसकी छोटे आकार की पुस्तक है ये। यदि किसी के ऊपर ओवरलाइन है, ये शब्द है और इसके ऊपर ये ओवरलाइन है, तो इसका मतलब होता है ये बड़े आकार की पुस्तक है। किसकी, बड़े आकार की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद यदि ये दोनों हैं, अंडरलाइन इसको बोलते हैं अंडरलाइन और इसको बोलते हैं ओवरलाइन, ये दोनों चीज़ें हैं, अंडर और ओवर, यदि दोनों हैं तो इन दोनों का जो प्रयोग किया जाता है वो असामान्य आकार की पुस्तक के लिए किया जाता है। इसके लिए असामान्य आकार की पुस्तक के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इन सर्कल है, इन सर्कल है कोई, इस सर्कल के अंदर कुछ भी चीज़ है तो इसका जो इस चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है या इस प्रतीक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो जली या फटी पुस्तक के लिए किया जाता है, जली या फटी पुस्तक के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चिन्ह थे कि यदि किसी कोई भी शब्द है, शब्द के नीचे यदि कोई अंडरलाइन है तो उसका उपयोग हम छोटे आकार की पुस्तक के लिए करते हैं, ओवरलाइन के लिए हमेशा बड़े आकार की पुस्तक के लिए किया जाता है। और यदि दोनों हैं, अंडरलाइन भी है ओवरलाइन भी है, तो वो असामान्य आकार की पुस्तक के लिए। और यदि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर और सर्कल है तो जली या फटी पुस्तक के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्रमांक संख्या के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ध्यान रखना है, ठीक है, क्रमांक संख्या कितने प्रकार की होती है ये आपको ध्यान रखनी है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक क्लास होती है, एक बुक होती है और एक कलेक्शन होती है, ठीक है। रट गया होगा आसानी से। चलो देखो भाई साहब, लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है आपका अंकन पद्धति, ठीक है। क्योंकि अंकन पद्धति के अंकन के बारे में हम कुछ पढ़ चुके हैं भाई। अंकन के बिना तो हम वर्गीकरण कर ही नहीं सकते हैं। तो देखो फटाफट आपको अंकन के बारे में कुछ जानकारी करा देते हैं, क्योंकि अंकन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के पुस्तकों को ढूंढ निकालना सही क्रम में व्यवस्थित करना मुश्किल है। वर्गीकरण में अंकन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अंकन पद्धति के तात्पर्य वैसे संख्या या चिन्हों से, अंकन का मतलब क्या होता है, चिन्ह ही होता है या संख्या होती है, जिसका उपयोग वर्गीकरण प्रणालियों के लिए किया जाता है।
ठीक है। अंकन चिन्ह या संकेत है, खूब पता है आपको। अंकन क्या है? एक चिन्ह है या संकेत है जिसका प्रयोग खास प्रयोजन के लिए किया जाता है। जहाँ तक पुस्तकालय विज्ञान में अंकन की बात है तो ये रिचर्डसन के अनुसार अंकन एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक है, रिचर्डसन ने क्या कहा है अंकन के बारे में? अंकन के बारे में रिचर्डसन ने क्या कहा है? कौन है? रिचर्डसन। इस रिचर्डसन ने अंकन के बारे में कहा है कि अंकन क्या होता है? एक संक्षिप्त शब्द है। अंकन क्या है? एक संक्षिप्त शब्द है। संक्षिप्त क्या है? शब्द है। ये रिचर्डसन ने कहा है। अच्छा, डॉक्टर रंगनाथन ने इसके बारे में क्या कहा है कि वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए, वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि क्या है? प्रयोग अंकों की विधि। अंकों की विधि ये किसने कहा है भाई साहब? ये रंगनाथन ने कहा है। ये रंगनाथन ने कहा है अंकन के बारे में। ठीक है। और लास्ट है मार्गरेट मन। कौन है? मार्गरेट मन। इन्होंने क्या कहा है अंकन के बारे में भाई साहब? मार्गरेट मन ने अंकन के बारे में कहा है कि वर्गीकरण के लिए निर्दिष्ट चिन्हों को, वर्गीकरण के लिए निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहा है इसने। ठीक है, तो याद रखना है अंकन के बारे में जो परिभाषा दी गई है, एक तो रिचर्डसन के अनुसार क्या परिभाषा है, एक रंगनाथन के अनुसार क्या परिभाषा है, एक मार्गरेट मन के अनुसार क्या परिभाषा है, यह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया। अब देखो अंकन के प्रकार के बारे में हम थोड़ा इसके बारे में कुछ वर्णन कर लेते हैं कि अंकन कितने प्रकार का होता है। देखो अंकन हमेशा दो प्रकार का होता है। अंकन कितने प्रकार का होता है ये पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं अंकन के बारे में। तो अंकन दो प्रकार का होता है भाई साहब। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक शुद्ध अंकन होता है और एक मिश्रित अंकन होता है। क्या होता है? एक मिश्रित अंकन होता है। अच्छा, शुद्ध अंकन क्या होगा? देखो शुद्ध अंकन में हमेशा, थोड़ा आपको बता देता हूँ, शुद्ध अंकन वैसे अंकन को कहा जाता है जिसमें एक ही तरह का चिन्ह के अंक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा एक ही तरह के चिन्ह या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना शुद्ध अंकन उसको कहेंगे जिसमें एक ही तरह के अंकों या फिर चिन्ह या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, वही शुद्ध अंकन होता है। और मिश्रित अंकन जिसमें बहुत सारे चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो मिश्रित अंकन होता है। अच्छा, शुद्ध अंकन जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एक डीडीसी का प्रयोग किया जाता है। याद रख लेना है, इसमें डीडीसी का प्रयोग किया जाएगा शुद्ध अंकन में हमेशा। और ये जो इसमें शुद्ध अंकन में हमेशा 0 से लेके 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाएगा, या फिर A से Z तक, या A या Z तक इनका इसमें प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक या A से Z तक ABCD का प्रयोग किया जाता है शुद्ध अंकन में हमेशा। और डीडीसी का इसमें हमेशा प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? शुद्ध अंकन में हमेशा डीडीसी का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अंकन में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? सीसी का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, मिश्रित अंकन में कई सारे आपके चिन्ह होंगे, संकेत होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मिश्रित एक अच्छे अंकन के जो गुण होने चाहिए वो गुण कौन कौन से हैं? देखो गुण, एक अच्छे अंकन के गुण क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? एक सरलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए। सरलता कैसे होनी चाहिए? देखो भैया भाई साहब, वर्गीकरण में प्रयोग होने वाले अंकन सरल होने चाहिए। मतलब आपको जो भी अंकन है वो सरल होने चाहिए, वो आपको आसानी से उनको पहचानना आना चाहिए, ऐसे अंक होने चाहिए। ठीक है, और कैसे होने चाहिए? क्रम निर्धारण करना, क्रम निर्धारित। ठीक है, निर्धारण करने वाले होने चाहिए, मतलब क्रम से होने चाहिए हमेशा अंकन। कैसे होने चाहिए? एक क्रम से होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 या ABCD ऐसे। ठीक है, संक्षिप्त होने चाहिए। कैसे?
एक संक्षिप्त होने चाहिए, याद रख लेना है, मतलब क्लियर होने चाहिए, आसानी से पहचानने वाले होने चाहिए। ठीक है, मतलब अंकन संक्षिप्त होना चाहिए। अंकन जितना संक्षिप्त तथा छोटा होगा उसे पढ़ने या लिखने या याद रखने में उतनी ही आसानी होगी। स्मरणशीलता क्या है? स्मरणशीलता, स्मरणशीलता का अर्थ क्या होता है? आसानी से याद रखने वाले अंकन होने चाहिए कि आप उनको आसानी से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद ग्राह्यशीलता क्या है? ग्राह्यशीलता, देखो ग्राह्यशीलता होनी चाहिए। ग्राह्यशीलता कैसे होनी चाहिए? जैसे अच्छे अंकन में ग्राह्यशीलता होना आवश्यक है। ग्राह्यशीलता का अर्थ होता है इसके अंदर नए विषयों को स्थान देने की क्षमता से है, कि नए विषय स्थान देना चाहिए, जिससे अंकन में नए विषयों को स्थान देने की क्षमता अधिक होगी, उससे अच्छा अंकन माना जाएगा। जैसे 1 और 2 अंकन के बीच 1.12 कैसे? ग्राह्यशीलता का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 1 की प्रयोग कर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे क्या होना चाहिए? एक ग्राह्यशीलता होनी चाहिए। ठीक है, आपस में जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए अंकों की, आपस में जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए भाई साहब, आपस में जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। कैसे? अंकन में ऐसे गुण होने चाहिए जिसे आवश्यकता पड़ने पर ये आपस में जुड़ सके, यानी जोड़कर लिखने या पढ़ने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सापेक्षता क्या है? सापेक्षता, सापेक्षता मतलब सापेक्षता होनी चाहिए। कैसे? देखो अंकन में सापेक्षता होनी चाहिए, अर्थात अंकन की लंबाई वर्ग के सापेक्ष होनी चाहिए तथा व्यापकता को देखकर होनी चाहिए। इन सारे गुणों को युक्त अंकन को ही एक अच्छा अंकन माना जा सकता है। वर्गीकरण अंकन के अंदर इन गुणों का होना अनिवार्य है, क्योंकि अंकन पर ही वर्गीकरण का आधार टिका है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हमने ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका वर्गीकरण के तत्व और जो अंकन प्रणाली है, ये आपका कंप्लीट होता है। और इसको अच्छी तरह से एक बार आप अपने कॉपी पर और लिख लेना, और इसकी जो PDF है उसको ढंग से मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट चैप्टर होता है। नमस्कार दोस्तों।